नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके है। अभी तक तेजस को भारत की तरफ से कई देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया गया है, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना देश भी शामिल थे, लेकिन इनमें अभी तक एचएएल को कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाया है। इसके बाद अभी एचएएल की तरफ से तेजस को नाइजीरिया को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। नाइजीरिया जो कि पहले से ही पाकिस्तानी और चाइनीज ऑरिजिन JF-17 को ऑपरेट कर रहा है, वो अभी अपनी एयरफोर्स को फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिस वजह से वो अभी सेम सेगमेंट के अंदर लगभग 15 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहते हैं, जिनको वो आगे चल के अपने एग्जिस्टिंग F7 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जैसे कि नाइजीरिया पहले से ही JF-17 को ऑपरेट कर रहा है, तो एडिशनल JF-17 को खरीदना नाइजीरिया के लिए एक सुइटेबल चॉइस होने वाला है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पहले से उनके पास उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए सभी जरूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस वगैरह मौजूद होगा और लॉजिस्टिक के मामले में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान और चाइना से JF-17 को खरीदने के बाद इन जेट्स के साथ नाइजीरिया के एक्सपीरियंस कुछ खास ठीक नहीं रहे थे और ज़्यादातर इसमें टेक्निकल इशू आने की वजह से इनको ग्राउंडेड रखा गया था, जिस वजह से एडिशनल JF-17 को खरीदने से पहले नाइजीरिया इस बात पर गौर करने वाली है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर एचएएल की तरफ से भी नाइजीरिया को अपनी तेजस MK-1 को ऑफर किया जा रहा है और साथ ही एचएएल की तरफ से भी नाइजीरिया को एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जो कि नाइजीरिया के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सौदा होने वाला है, क्योंकि एचएएल के मुताबिक अगर वो तेजस को अभी खरीदते हैं तो आगे चल के नाइजीरिया के पायलट्स को भारत में ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही अगर वो तेजस को खरीदते हैं तो JF-17 की तरह उनको कभी भी टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ तक कि इनिशियली उनको तेजस को मेंटेन करने में एचएएल की तरफ से मदद किया जाएगा। और तेजस खरीदने के बाद 3 साल तक एचएएल के क्रू मेंबर्स नाइजीरिया के ऑफिसर्स को तेजस को ऑपरेट करने में और इसके मेंटेनेंस को करने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ खुद एचएएल अपनी क्रू मेंबर को 3 साल के लिए नाइजीरिया में डिप्लॉय करने वाली है। वैसे ये ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखने वाली बात ये कि क्या नाइजीरिया की तरफ से अभी भारत के ऑफर को स्वीकार किया था या फिर JF-17 के एक फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। अगला अपडेट थर्मोबैरिक बॉम्ब्स की तरफ से है। ऐसे सिस्टम पहले से ही भारत के पास मौजूद हैं और इनको हमारी मुनीशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। रिसेंटली 2023 के एंड में इंडियन एयरफोर्स को ऐसे 500 बॉम्ब्स को डिलीवर किया गया था, जिनको मुनीशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था। जब ये फटते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट को जनरेट करते हैं और शॉक वेव को जनरेट करते हैं, जिससे दुश्मन की फोर्टिफाइड पोजीशंस, बंकर वगैरह आसानी से नष्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये कि ये बॉम्ब जो होते हैं इनकी रेंज काफ़ी कम होती है, जो कि मैक्सिमम 30 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन दुश्मन की इतने करीब जाकर इन बॉम्ब्स को गिराना आज के ज़माने में काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम इस रेंज में हमारे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है, फिर मार के गिरा सकते हैं। इसी वजह से अभी मुनीशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन थर्मोबैरिक बॉम्ब्स को थोड़ा और मॉडिफाई करने का फैसला किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक इन बॉम्ब्स में अभी एक एक्सटेंशन किट को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि एक तरीके से इन बॉम्ब्स को रिलीज करने के बाद उनको ग्लाइड करने में मदद करने वाला है और इस किट को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि इन बॉम्ब्स को करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। अब पहले क्या होता था कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट से इन बॉम्ब्स को रिलीज किया जाता था तो ये ऐसे ही नीचे गिरते रहते थे और एयरक्राफ्ट से रिलीज होने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होता था ये उसी की मदद से थोड़ा डिस्टेंस कवर कर जाते थे। लेकिन अभी जैसे कि रिलीज होंगे उसके तुरंत बाद इनके 2 विंग्स निकल आएंगे, जिसके बाद उनको इससे थोड़ा एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलेगा, जिस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक ग्लाइड करके जा पाएंगे। इन बॉम्ब्स को जनरली 2018 में डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और 2023 तक इनकी सभी टेस्ट को क्लियर करके इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना भी स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी इनको फर्दर मॉडिफाई करने का फैसला किया जा रहा है ताकि इनकी रेंज को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। अगर आपने कल की डिफेंस टॉक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से अभी हम पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट मेड इंजन के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं और हमारी जितने भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स होने वाले हैं वो सभी यूएस मेड इंजन के भरोसे पर ही रहने वाले हैं। और अगर हमारा कभी भी यूएस के साथ कोई गड़बड़ होता है तो हमारी पूरी एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात बन सकती है, क्योंकि अभी हम तेजस MK-2 से लेके MK और ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर में भी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं।
और तेजस MK1 में और MK1 में अभी पहले से जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमारी एंटायर एयरफोर्स में अभी US मेड इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियली भारत की तरफ से तेजस MK2 को डेवलप करने का फैसला किया गया, तो उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन के बदले यूरोजेट 200 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ADA की तरफ से यूरोजेट 200 इंजन के बदले जनरल इलेक्ट्रिक की F414 INS6 इंजन को सिलेक्ट किया गया। तो इनिशियली हमारा जो तेजस MK2 होने वाला था वो वर्तमान की तेजस MK2 के मुकाबले काफ़ी अलग होने वाला था। ये बेसिकली वर्तमान की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का थोड़ा सा मॉडिफाइड वेरिएंट होने वाला था, जो कि करीब इससे 1 टन ज़्यादा हैवी होने वाला था। और तब इसको एक 14.5 टन क्लास की फाइटर के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया था। लेकिन लगातार इसकी डिज़ाइन को रिफाइन किया गया और इसमें नए नए चीज़ें ऐड किए गए। तो उन सभी चीज़ों को तय करते करते तेजस MK2 का वेट एक लाइट वेट फाइटर जेट से मीडियम वेट कैटेगरी में शिफ्ट हो गया था। और अभी की बात करें तो अभी के डिज़ाइन के हिसाब से तेजस MK2 एक 17.5 टन क्लास का फाइटर होने वाला है। अब जैसे कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में एक यूरोजेट 200 इंजन जो कि मैक्सिमम 90 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, वो तेजस MK2 के लिए थोड़ा अंडर पावर होने वाला है। और इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बिडिंग प्रोसेस के दौरान भी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन के मुकाबले काफ़ी कम कीमत में इंजन को भारत को ऑफर किया गया था। और इसके अलावा उस समय पर हमारे पास कोई और इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं थे जिसको हम सिलेक्ट कर सकते थे, जो कि एक मेजर कारण था जिस वजह से ADA की तरफ से यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन के बदले जनरल इलेक्ट्रिक की F414 INS6 इंजन को सिलेक्ट किया गया था, जो कि यूरोजेट 200 इंजन के मुकाबले लगभग 8 किलोन्यूटन के आसपास ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर सकता था। और साथ ही हमारी पूरी मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर सेगमेंट में इस्तेमाल करने के लिए ये इकलौता इंजन था जिसको हम सिलेक्ट कर सकते थे, जिस वजह से इसी को ही सिलेक्ट किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।